बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रीज़न है। यदि आप देखें तो हेड एंड नेक कैंसर अराउंड 30 to 35% जो है हमारे पास कैंसर लोड उसमें हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, और उसमें भी मुंह का कैंसर सबसे कॉमन है जी। तो इसके लिए तो एक शिक्षा की है कमी। दूसरा कि लोगों में एक मिथ रहता है कि यदि हम बायोप्सी लेंगे तो वो कैंसर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, या सर्जरी हुई तो चीरा लगाने से वो जो कैंसर है शरीर के अन्य भागों में फैल जाएगा। तो ये समय और स्वास्थ्य दोनों ही अनमोल संपत्ति है, जिनकी वैल्यू हम तब समझते हैं जब वे हमारे पास नहीं रहते। नमस्कार, दूरदर्शन बिहार के इस कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में मैं कृति आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। लोग अपने समय जीवन के भाग दौड़ में खर्च कर देते हैं भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए, लेकिन जब उन्हें उस भाग दौड़ के फायदे मिलते दिखते हैं तब तक वे अपना बहुमूल्य स्वास्थ्य खो चुके होते हैं, क्योंकि उस भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए वे अपने स्वास्थ्य को अनदेखा कर देते हैं, जो कई बार जानलेवा भी साबित होते हैं। उनमें से एक है कैंसर। आज के हमारे इस कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में हम बात करेंगे कान, नाक, गले एवं मुंह के कैंसर के बारे में, साथ ही साथ इसके कारण और निदान पर भी चर्चा करेंगे, जिसके लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं महावीर कैंसर हॉस्पिटल से कान, नाक, गले एवं मुंह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल रंजन। वेलकम टू आवर प्रोग्राम सर। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि कैंसर क्या है, क्योंकि जब हम कैंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले डर की फीलिंग हमारे ऊपर आती है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि हम कैंसर को एक सरल भाषा में यदि इसको हम परिभाषित करें या इसका डेफिनेशन देखें तो जो कैंसर एक रोग है जिसमें कि शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो अपने स्वाभाविक रूप से ना ग्रो करके एबनॉर्मल उनका ग्रोथ होता है, मीन्स मात्रा से यदि ज़्यादा उनमें विकास हो जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में एक मैकेनिज़्म है जो कि सेल के ग्रोथ को कंट्रोल करके रखता है। यदि वो कंट्रोल उनके ऊपर से उठ जाए तो जो शरीर के सेल्स या शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो ग्रो करने लग जाती हैं, और जिसके कारण कि बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं, जिसके कारण कि वो जो शरीर के विभिन्न भाग होते हैं उनको वो डैमेज करते हैं और वो जाकर के दूसरी जगहों पर भी उनमें फैलने की एक क्षमता रहती है। तो इस पूरे प्रोसेस को ही हम कैंसर कहा जाता है। तो सर, एक पर्टिकुलर हमें बताएं कि कैंसर का डेवलपमेंट बॉडी में कैसे होता है। देखिए, यदि कैंसर के डेवलपमेंट को देखा जाए तो इनके जो मुख्य दो कारण होते हैं। जो पहला कारण होता है वो होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और दूसरा जो है उसके लिए जेनेटिक रीजन्स होते हैं। तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसमें आ गए जो हमारे जो डेली का जो हमारा रूटीन जो एक जीवन शैली है उसमें यदि कुछ चेंज आए, जैसे कुछ मीन्स कैंसर को काउज करने वाले जैसे कुछ केमिकल्स हो गए या फिर जो पदार्थ हो गए जिनका हम यदि सेवन करते हैं जिनके कारण कि शरीर पे एक दुष्प्रभाव होता है। और उसके साथ साथ जो जेनेटिक जिनको कि हम बोलते हैं जेनेटिक जीन्स, जो जीन्स में यदि किसी तरह का म्यूटेशन हो जाए तो इन दोनों के एक मिलावट से ही या जो इनके एक सहयोग से ही एक कैंसर एक प्रोसेस पूरा डेवलप आता है। सर, इसके इलाज के बारे में बताएं कि कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि हम हेड एंड नेक के कैंसर्स को देखें तो इलाज से पहले मैं जो इनके जो एक मुख्य लक्षण होते हैं पहले मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। जी। तो जहाँ तक हमको ये पता है कि भारतीय उपमहाद्वीप जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जिनमें कि हमारा भारतवर्ष, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पे हेड एंड नेक कैंसर्स बहुत ही कॉमन कैंसर्स हैं। और उन हेड एंड नेक कैंसर्स में भी सबसे कॉमन एक मुंह का कैंसर होता है। तो मुंह के कैंसर्स के जो लक्षण होते हैं उसमें से एक सबसे पहले हुआ कोई भी जैसे मुंह में कुछ एक घाव हो रखा है तो उस घाव का समय के साथ ना बढ़ना, 2-3 हफ्ता बीत गया हो और वो ठीक ना हो रहा हो, मुंह से रक्त का स्राव हो रहा हो जिसको ब्लीडिंग कहते हैं, जैसे कोई टूथब्रश कर रहा है या दांतों की सफाई कर रहा है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होना। तीसरा, कुछ अस्वाभाविक गांठ का होना गर्दन में, मुंह में कुछ एक स्वेलिंग हो जाए जो कि एबनॉर्मल हो, पहले नहीं था और अचानक से उसमें एक विकास, एक ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो रहा हो। जैसे फिर दूसरे लक्षण में हम आए तो वॉइस का चेंज होना, जो हमारी स्वर पेटिका है जिसका काम होता है कि बोलने में हेल्प करना,
तो यदि उसका कैंसर है तो आदमी जो है वो उनके जो वॉइस है उसमें चेंजेस रहेंगे। इसके तरह ही जो मतलब कैंसर के लक्षण हैं वो जिस पार्ट में हेड एंड नेक को काउज हुआ है उसके आधार पे ही वो निर्धारित होंगे। सर, तो जैसे आपने बताया मुंह के कैंसर, जिसे हम ओरल कैंसर भी कह सकते हैं, तो सर इसके अर्ली सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले क्या दिख सकता है इसमें? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो माउथ कैंसर्स होते हैं, माउथ कैंसर्स में सबसे पहले होगा कि मुंह में कुछ एक तरह का घाव होना, जिसको हम कॉमन भाषा में अल्सर कहते हैं। उस अल्सर का ठीक नहीं होना, वो समय के साथ बढ़ते जा रहा हो, उसमें से ब्लीडिंग होना, उसमें काफ़ी एक पीड़ा होती है, एक दर्द रहता है। जैसे हम ब्रशिंग करते हैं या कुछ वैसा कर रहे हैं तो ब्रशिंग के दौरान में वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा हो। फिर उसके साथ साथ यदि गले में किसी तरह का गांठ हो गया हो, जी। तो ये सब। फिर खाने पीने में कुछ दिक्कत हो रहा है, पेशेंट जो होता है जनरली वो कंप्लेन करते हैं कि उनको पानी पीने में या खाना खाने में ये प्रॉब्लम हो रहा है, खाते समय दर्द हो रहा है, उसको खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारे बेसिक एक लक्षण होते हैं मुंह के कैंसर। इसका इलाज कैसे किया जाता है? यस, सबसे पहले तो मीन्स जब कोई भी एक मरीज हमारे पास आता है तो हम लोग सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पहले हम देखते हैं, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन आता है। इंस्पेक्शन मीन्स कि पहले हम देखते हैं कि वो हेड एंड नेक के किस भाग में, सपोज मुंह का है तो मुंह के भी किस भाग में है वो कैंसर। जीभ का कैंसर हो तो होंठों का कैंसर हो, या फिर जीभ और गाल के बीच की जो जगह होती है उसका कैंसर हो, जिसको हम जिंजिबोबक्कल सल्कस रीजन कहते हैं, या फिर जिंजिबोलिंगुअल सल्कस रीजन है तो वहाँ पे कुछ एक हो रहा हो। तो हम पहले उसको उसका एक क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं। उसके साथ साथ हम जैसे उसके तंबाकू सेवन करने का कितने दिन से ले रहे हैं वो एक हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सब सारा हम लेते हैं। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि इसके बाद हम लोग, इसमें इम्पॉर्टेंट है एक बायोप्सी लेना। बायोप्सी हो गया एक प्रोसीजर है जिसके माध्यम से हम उस भाग से एक मांस का टुकड़ा लेते हैं और फिर उसको हम पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं, कि जिससे कि हमें ये पता चले कि ये किस टाइप का कैंसर है। क्योंकि जो विभिन्न टाइप के जो कैंसर्स होते हैं उनका इलाज भी, उनका मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से होता है। जी। फिर जब ये हो गया तो फिर उसके बाद हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास सीटी स्कैन है, एमआरआई है। तो वो डिपेंड करता है कि किस भाग का कैंसर है। यदि जनरली मुंह के कैंसर्स के लिए हम सीटी स्कैन, यदि वो जबड़े का कैंसर है तो सीटी स्कैन प्रेफर करते हैं। जीभ का कैंसर हो तो एमआरआई करवाते हैं, जिससे कि हमें कैंसर के एक स्टेज, जिसको हम क्लिनिकल रेडियोलॉजिकल स्टेजिंग कहते हैं, उस स्टेज का हमें पता चले। फिर उस स्टेज का जब हमें एक बार पता चल जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारा एक ट्यूमर बोर्ड होता है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ना, वो एक मतलब एक ग्रुप ट्रीटमेंट होता है, एक टीम एफर्ट होता है। उसमें हमारे साथ शल्य चिकित्सक, सर्जन्स रहते हैं, रेडियोथेरेपिस्ट्स होते हैं, कीमोथेरेपिस्ट्स होते हैं। तो वो ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस होता है, फिर आगे की उसकी प्लानिंग की जाती है कि वो कौन सा स्टेज है। फिर मतलब स्टेज के हिसाब से उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। जहाँ तक आपने पूछा था कि मुंह का कैंसर, तो उसमें जो शल्य चिकित्सा को प्राथमिकता दी जाती है। सर्जरी करने के बाद हमें उसका पैथोलॉजिकल स्टेज पता चलता है। यदि बेसिकली स्टेजेस के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट करते हैं? बिल्कुल, स्टेज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो सर हम बात करें लैरिंक्स कैंसर की, तो सर इसमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? पेशेंट्स कैसे मुश्किलों का सामना करते हैं और आप कैसे उनका मोटिवेशन बढ़ाते हैं, उनका इलाज करते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि जो भी कैंसर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनका एक तो वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में ऑलरेडी रहते हैं, क्योंकि जो उनकी फैमिली है उनको ऐसा लगता है कि जीवन का एक अंत हो गया। बट आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मीन्स इसके कैंसर का इलाज बिल्कुल संभव है। लैरिंक्स, जिसको कि हम लोग स्वरपेटिका या फिर जो एक खाने की नली जो रहती है, लैरिंक्स को भी हम लोग अलग अलग पार्ट में उनका डिवीज़न किया गया है। तो जो कैंसर का जो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है उसमें होगा कि सबसे पहले जो पेशेंट होगा, मरीज होगा, वो आवाज़ चेंज होने की हिस्ट्री देगा, कि जैसे पहले जो उसकी स्वाभाविक आवाज़ थी वो आवाज़ नहीं रह पाई है, उसमें कुछ एक चेंज हो। फिर उसको खाने पीने में दिक्कत हो रहा हो, गले में एक दर्द हो। तो पहले तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री के बाद फिर हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं। तो एक टेस्ट होता है, हम उसको डीएल स्कोपी एग्जामिन करते हैं, जिसका कि डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यानी हम दूरबीन डाल करके जो गले के एक्चुअली लैरिंग्स को बाहर से देखना उतना संभव नहीं है। तो हम एक दूरबीन डाल करके अंदर में देखते हैं। यदि हमें कुछ ऐसा मांस या ऐसा कुछ अल्सरेशन ऐसा
अस्वाभाविक कुछ ऐसा ग्रोथ लगा जी जी। तो उससे हम लोग पहले एक बायोप्सी ले लेते हैं। उसके साथ साथ फिर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हुआ, सीटी स्कैन हमने कराया, फिर इसके अकॉर्डिंगली उसकी स्टेजिंग की जाती है। तो आजकल के समय में जो हमारी पहली प्राथमिकता रहती है वो होती है कि वॉइस प्रिजर्वेशन, कि हम लोग पेशेंट की जो आवाज़ है उसको बचाएं और उसके साथ साथ हम उसका ट्रीटमेंट भी करें। तो इस क्षेत्र में रेडियोथेरेपी का बहुत बड़ा एक योगदान है। रेडियोथेरेपी जिसको कि हम सामान्य भाषा में सेक कहते हैं, कि जैसे कि एक सेक ली जाती है और सेक के माध्यम से, कीमोथेरेपी के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। वही यदि चौथी स्टेज रहे जिसमें हमें लगे कि लारेंजियल कार्टिलेज इन्वॉल्वमेंट है या सेक का उतना अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा, तो हम उसमें पहले सर्जरी करते हैं और फिर बाद में सेक दी जाती है। तो सर इसमें किसी पर्टिकुलर एज का मतलब कनेक्शन है कि इस एज वालों को ही इतना मतलब कैंसर होने के चांसेस हैं या? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक कैंसर का सवाल है, तो हेड एंड नेक कैंसर्स तो वो देखा गया है कि जनरली 40 से 50 साल की उम्र के बाद ही वो डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जो इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जैसे कि टोबैको हो गया या फिर बीड़ी स्मोकिंग हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, तो उसके जो उसका प्रभाव होता है तुरंत एक दिन में नहीं आता, वो धीरे धीरे जब बहुत लंबे समय तक लोग यूज करते रहते हैं तो वो डेवलप होता है। बट कुछ कैंसर्स ऐसे भी हैं जो कि पेडियाट्रिक एज ग्रुप में हैं, जिनका कि बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, यानी वो एक लगा लीजिए 15 से 20 साल की उम्र में, फिर एक 50 से 60 साल की उम्र में जिनका कि डेवलपमेंट होता है। तो एज तो ऑफ कोर्स है ही, एक बहुत ही ज़्यादा यंग एज और ओल्ड एज, ये दोनों जो होते हैं एक मतलब उनका एक प्रिडिस्पोज्ड रहते हैं। और ऐसा देखा गया है कि यदि कैंसर यंग एज में हो तो वो जो कैंसर का स्वरूप होता है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, कैंसर जल्दी से डेवलप करता है। उसी तरीके से यदि ओल्ड एज में भी हो तो सेम जो उनका स्प्रेड होने का जो रहता है वो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा रहता है। तो सर जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो यंग एज कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना आसान है या ओल्ड एज, रिकवरी किस में ज़्यादा चांसेस रहते हैं? यस, एक अच्छा प्रश्न आपने किया है। जो रिकवरी या फिर जहाँ तक उनके इलाज के मतलब आसान या जो हमें मुश्किलात आता है उस पर डिपेंड ज़्यादा नहीं करता है कि वो किस एज का है या क्या है। यदि उसका स्टेज रहे, जब वो पहला स्टेज या दूसरा स्टेज का नहीं, जो प्रारंभिक स्टेज का जो कैंसर है यदि वो वैसा है तो उसका इलाज और जो थोड़ा आसान होता है उसमें जनरली सिंगल मोडेलिटी ट्रीटमेंट दी जाती है। और हमारा ये रहता है यंग एज में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एग्रेसिव रहते हैं काफ़ी कैंसर्स, तो उसको हम एग्रेसिवली ही थोड़ा ट्रीट करना होता है। उसी तरह यदि किसी पेशेंट की उम्र ज़्यादा होती है तो उसमें हमें इलाज के लिए काफ़ी मुश्किलातों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हम जैसे किसी की यदि 70 साल है या 80 साल से ऊपर है तो उनकी जनरल कंडीशन कैसी है, क्योंकि यदि वो सर्जरी के लायक हैं क्या नहीं है, वो सिकाई के लायक हैं या नहीं है, या फिर कीमोथेरेपी दिया जा सकता है कि नहीं। तो एक ये हर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे की ट्रीटमेंट प्लानिंग वो की जाती है। तो यदि मैं सामान्य और एक सारांश बताऊं तो एज वैसा एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, ऐसा देखा जाए। यदि पेशेंट की जनरल कंडीशन अच्छी है, वो पूरी तरह से फिट है, उसके बॉडी के सारा पैरामीटर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, तो मतलब हमें फिर ट्रीटमेंट में सुविधा होती नहीं बहुत ज़्यादा नहीं है उतना इम्पोर्टेंट फैक्टर। बस ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बताया कि यंग एजेस में कैंसर्स जो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, यदि पेशेंट फिट हो या सही हो तो उसका अच्छे से इलाज संभव है। यदि किसी भी सपोज मिडिल एज का ही रहे बट उसकी जनरल कंडीशन अच्छी नहीं है, बॉडी के बाकी पैरामीटर्स, किडनी फंक्शन टेस्ट या लिवर फंक्शन टेस्ट या जनरल कंडीशन जो बाकी सिस्टम्स हैं अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें फिर मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो डॉक्टर कुणाल, हमने बात की ओरल कैंसर एंड लैरिंक्स कैंसर के बारे में, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी थायराइड कैंसर के बारे में। देखिए यस, थायराइड कैंसर एक बहुत ही कॉमन अनडायग्नोस्ड कैंसर है। अनडायग्नोस्ड मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि जो इसका प्रेवलेंस है वो धीरे धीरे अभी बढ़ता जा रहा है, हमें वो मिल रहा है। और ऐसा देखा गया कि हमारे भारतवर्ष में एक थायराइड बेल्ट है जो कि आपका केरल, गोवा, महाराष्ट्र, इन सब रीजन में वहाँ पे इसकी संख्या ज़्यादा पाई गई है। थायराइड कैंसर जो भी हमारा मतलब थायराइड तो एक ग्रंथि आपको पता है जिसका काम होता है नॉर्मल कि थायराइड हार्मोन को बनाना, और जब उसमें असामान्य ग्रोथ हो जाए तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक को हम कहते हैं घेंगा, जो कि कैंसरस नहीं है, वो नॉन कैंसरस ग्रोथ है, गोइटर जिसको बोलते हैं।
बट यदि लंबे समय तक वो रहे वो घेंगा, यदि उसका इलाज नहीं किया जाए तो उसमें कैंसर में वो बदलने कैंसर की में डेवलप की का एक चांस रहता है। ऐसा नहीं है कि सारा घेंगा या जो भी ग्वाइटर्स हैं वो कैंसर में बदलेंगे। कुछ के चांसेस रहते हाँ हैं। बिल्कुल ऐसा रहते हैं। फीमेल्स में पाया गया है कि वो ज़्यादा है। जी। तो आजकल हमारे पास इसके इंसिडेंस भी धीरे धीरे ज़्यादा मतलब बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं इसका रीज़न बताऊंगा कि एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है, किसी ने कुछ अपना गले का सीटी स्कैन कराया, कुछ इमेजिंग हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, तो उसमें हमें एक लीजन मिल गया, एक कुछ वैसा सस्पिशन मिल गया। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो थायराइड की जो कैंसर होती है उसकी प्रोग्नोसिस काफ़ी ही अच्छी होती है। यदि उसका समय से इलाज किया जाए तो ये बिल्कुल तरीके से ठीक हो जाता है। जी। तो सर आपने हमें तीनों कैंसर के बारे में बताया, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन इंडिया में कौन सा पाया जाता है? जो आउट ऑफ दिस 3 कैंसर्स जो सबसे कॉमन है वो है मुंह का कैंसर। मुंह में भी सबसे कॉमन मैं बताऊं तो जिंजिवोबक्कल सल्कस, जो हमारा मतलब मसूरी के आसपास का जो एरिया रहता है वो, जीभ का कैंसर एक बहुत ही कॉमन कैंसर है। और इसका रीज़न और जो मुख्य कारण है वो है तंबाकू का सेवन करना है। यहाँ पे एक लोगों की दिनचर्या में तंबाकू का सेवन एक है कि लोग खैनी को खाते हैं, चाहे वो स्मोकलेस टोबैको हो या फिर च्यूइंग टोबैको हो, जिसके कारण या अल्कोहल का सेवन करते हैं ज़्यादा मात्रा में, जिसके कारण कि ये कैंसर मतलब बहुत ही कॉमन है। जी। तो सर आपने कैंसर के इलाज में सर्जरीज़ का जिक्र किया, तो कई बार पेशेंट्स उसके लिए हामी भरते भी हैं, नहीं भी भर पाते होंगे, उनको आप कैसे मोटिवेट करते हैं इफ़ इट इज़ माइनर सर्जरी और मेजर सर्जरीज़? तो सर कैसे आप डील करते हैं पेशेंट्स के साथ? यस सही, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो होता है कि आपको न्यूज़ ब्रेक करना है, एक बैड न्यूज़ ब्रेक करना है कि पेशेंट को बताना यस हाँ कि वो कैंसर है, क्योंकि तो वह न्यूज़ ना केवल पेशेंट के लिए बल्कि उनके एक परिवार के लिए भी एक शॉकिंग न्यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो एक न्यूज़ ब्रेक करना अपने आप में एक कला है कि आपको कैसे बताना है कि पेशेंट एक स्ट्रेस में नहीं जाए, कि आपको मोटिवेट करना है, क्योंकि उनको लगता है कि जीवन का अंत हो गया, उनको पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे मिथक और मिथ्स इसके साथ हैं अटैच। उनको लगता है कि अब इसका कुछ इलाज नहीं है, क्यों पैसे खर्च करना है, ये करना है। तो उसके लिए मतलब हमारी एक टीम है जिस अस्पताल में मैं काम करता हूँ, जैसे वहाँ तो मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ, हमारे साथ जो हमारे जूनियर स्टाफ्स हैं तो उसको उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है कि एक अच्छे से उस पहले तो न्यूज़ को ब्रेक करें और पेशेंट को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एक आप उनको एक आशा आपको देना होगा, क्योंकि उसके बाद ही वो ट्रीटमेंट के लिए मतलब अग्रसर होंगे। तो एक वो चीज़ हुई। दूसरी बात एक उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाती है जी। फिर उनको ये बताया जाता है कि जो इसका ट्रीटमेंट होगा वो एक लंबा चलेगा, उनको ये पेशेंटली अपना ये काम करवाना होगा, ट्रीटमेंट करवाना होगा। वो सर्दी खांसी बुखार जैसा नहीं है कि एक दिन हमने दिया ट्रीटमेंट और वो ठीक हो गई, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। फिर उसके साथ साथ जो एक फाइनेंशियल इशू भी आता है। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि महावीर कैंसर संस्थान में हमारे कि सारे पेशेंट्स का मुफ्त इलाज ही किया जाता है, जिन जो गरीब पेशेंट्स का। ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। राइट, मुफ्त इन द सेंस कि बहुत सारे मतलब प्लान्स हैं, गवर्नमेंट प्लान्स हैं, और उनके साथ साथ जिस पेशेंट्स के पास पैसा नहीं भी है उनके लिए 15,000 उनके अकाउंट में डाल दिया जाता है कि ताकि उनका ट्रीटमेंट नहीं रुके। और ये एक पहला संस्थान है कि जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है पूरे भारतवर्ष में। तो दर्शकों, ये डॉक्टर कुणाल हमें बता रहे हैं कि आप घबराएं ना, आप हॉस्पिटल जाएं और ट्रीटमेंट कराएं वहाँ जाके, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके साथ ये भी कह देना है कि पेशेंट्स को ये भी समझाना होता है कि जो उनका एक जीवन शैली रहेगा थोड़ा उसमें तो बदलाव होगा, क्योंकि जिस अंग में कैंसर हुआ है हेड एंड नेक, तो उसको हम चाहे सर्जरी से या रेडियोथेरेपी से करें तो वो थोड़ा जो उसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग रहती है उसमें तो थोड़ी कमी आएगी, बट उसको ठीक किया जाता है, चाहे वो फिजियोथेरेपी से या फिर बाद में। तो एक ओवरऑल एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है पेशेंट को। जी बिल्कुल, काउंसलिंग विलिंगनेस भी बढ़ा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। तो सर जैसे आपने कैंसर के कुछ सिम्टम्स के बारे में हमसे डिस्कस किया हमने, तो सर पर पेशेंट्स को एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि अगर कुछ सिम्टम ऐसा है तो वो कैंसर ही है, वो किसी और बीमारी, किसी एनी अंडरलाइन डिजीज़ का दवा वो खाने लगते हैं। बिल्कुल, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। देखिए तो वो कैसे डिफरेंशिएट करें? एक बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे थी भारतवर्ष जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रीज़न है। यदि आप देखें तो हेड एंड नेक कैंसर अराउंड
30 to 35% जो है हमारे पास कैंसर लोड उसमें हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, और उसमें भी मुंह का कैंसर सबसे कॉमन है। जी। तो इसके लिए तो एक शिक्षा की है कमी, दूसरा कि लोगों में एक मिथ रहता है कि यदि हम बायोप्सी लेंगे तो वो कैंसर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, या सर्जरी हुई तो चीरा लगाने से वो जो कैंसर है शरीर के अन्य भागों में फैल जाएगा। तो ये जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। और फिर इसके लिए वही है कि पेशेंट्स की एक जागरूकता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मतलब कि उनको अपने तरफ से एक जागरूक करें। जो उनके जो मिथ्स हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सर्जरी नहीं करवा करके कुछ लोकल ट्रीटमेंट ले लिए या वैध ट्रीटमेंट ले लिया, मतलब जो कि आपका साइंटिफिक जो कि नहीं है, जिससे कि बाद में क्या पेशेंट को ही प्रॉब्लम होता है। जी, तो ये सारी इशूज़ आते हैं हमारे लिए। तो कैंसर अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर आज भी कितने लोगों की मौत होती है कैंसर के कारण, तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, हम ये कारण मान सकते हैं। बिल्कुल। मैं जैसे आप लोग सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जो कैंसर है उसमें एक प्रिवेंटिव मेडिसिन या प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो हम जैसे प्रिवेंशन के भी बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं। एक होता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एक्सेट्रा। तो हम यदि एक अवेयरनेस बच्चों में स्कूल लेवल से ही लगाया जाए, यदि उनको ये बताया जाए कि कैंसर क्या है, ये कैसे फैलता है, या फिर इसके जो एटियोलॉजिकल जो इनके मुख्य कारक क्या हैं, जैसे उनको ये बताया जाए कि तंबाकू का सेवन ना करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि आजकल स्टूडेंट्स में, कॉलेज के स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में ये तंबाकू का सेवन ये बहुत ही कॉमन हो गया, सिगरेट पीते हैं, ये करते हैं। तो उसके लिए उनको एक डिस्करेज किया जाए। एक मास मीडिया कम्युनिकेशन का भी रोल है। एक टीवी पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, या फिर एक न्यूज़पेपर में ऐसा है, फिर या तो उनके पाठ्यक्रम में भी इस बात की चर्चा की जाए कि मतलब उनको ये पता रहे कि सो डैट हम मतलब इसको तो रोक सके। साथ साथ जो इस तरह के जो तंबाकू के पदार्थ होते हैं जो उसका एडवर्टाइजमेंट ना हो, सरकार मतलब उस पर भी अपना एक कदम उठाए। और ऑलरेडी हमारे पास है ही इसके लिए कोटपा करके एक रूल है जो 2003 में पार्लियामेंट में पास हुआ था, जिसको हम कहते हैं सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रिवेंशन एक्ट करके है, जिसके हिसाब से कि आप शैक्षणिक संस्थान, हॉस्पिटल, उस सब में आप तंबाकू का सेवन नहीं कर सकते हैं। आप 100 यार्ड के क्षेत्र में इस तरह की दुकान नहीं लगाया जा सकता है। साथ साथ जो आप सिगरेट के पैकेट्स, उसमें आपको एक पिक्टोरियल वार्निंग देनी होगी कि जैसे उसमें एक मुंह का फ़ोटो या जिस अंग को वो करते हैं वो आपको डिनोट करना होगा। इसके साथ जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं उस पर फिर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो सर जैसे आपने टोबैको और सिगरेट इन सब की बात की, सर इसके अलावा कोई और कारण है कैंसर होने के? राइट। देखिए ये तो मैंने बताया कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो सिगरेट, टोबैको, ये जो टोबैको होता है इसमें अराउंड 100 से ऊपर कार्सिनोजेंस होते हैं। ठीक है। जिसमें कि आपका PAH, जिसको हम पैरा अमाइनो हाइड्रोकार्बन्स हो गया, या फिर आपका बेंजोपायरिन्स हो गया, तो इनका पाया जाता है। इसके अलावा कुछ हेवी मेटल्स हैं, जैसे आपका निकल, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, जिनके कारण भी कैंसर होता है। उसके साथ जो हमारा खाद्य की शैली है, जैसे कि लोग फ्राइड फूड या स्मोक्ड फूड खाते हैं। स्मोक्ड फूड में ऐसा देखा गया है कि जो प्रोटीन होता है, मतलब उसमें वो प्रोसेसिंग के बाद नाइट्रोजामिन्स की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। तो ये सब सारे कार्सिनोजेंस हैं, इनके कारण भी ये कैंसर होता है। और ना केवल तंबाकू, फिर मद्य हो गया जिसको हम अल्कोहल कहते हैं, वो नॉट केवल कैंसर काउज करता है बट एक एज अ बोलूँ क्या, एक सुपरलेटिव फैक्टर की तरह काम करता है। मतलब टोबैको के इफ़ेक्ट को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो जिसके कारण कि जो भी टोबैको में जो कार्सिनोजेंस हैं उसको घुलने में करता है मदद, और उसके साथ साथ जो कैंसर का जो मतलब जो उसका जो कॉजेटिव एक पावर है उसको बढ़ा देता है। तो हमें पता चला कि टोबैको और सिगरेट के अलावा भी हमें कुछ और फूड डाइट्स और कुछ और सामग्री से कुछ खास बचाव करना चाहिए ताकि हम कैंसर से बच सकें। तो सर लाइफस्टाइल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो इम्पैक्टफुल है कैंसर को एनकरेज करने में? यस, लाइफस्टाइल तो जैसे मैंने बताया था, हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया कि आप इन सब चीज़ों का एक सेवन नहीं कर रहे हैं। एक होता है कि आप एक रेगुलर एक्सरसाइज करें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें,
क्योंकि ये क्या होता है ना कि एक कैंसर को रोकने के लिए शरीर की भी अपनी एक प्रतिरोधक एक पावर होता है जिसको हम मतलब इम्यूनिटी बोलते हैं। तो एक कैंसर इम्यूनिटी भी होती है जिसका कि काम है कि जो कैंसर सेल्स हैं उनको कंट्रोल करना। तो उसके लिए है कि एक अच्छा आप खान पान करें, इस समय पर खाएँ, आप फल फूल हरी साग सब्जी का सेवन करें, ज़्यादा तले भुने पदार्थों का उपयोग ना करें, प्रोसेस्ड फूड का आप कम उपयोग करें। उसके साथ साथ जो स्मोक्ड फूड होते हैं जिसमें कि नाइट्रोजामिन्स होता है, आप उसका उपयोग ना करें। आप रेगुलर एक्सरसाइज आप करें, उसके साथ साथ एक समय पर सोया करें, एक आप अच्छी नींद लें जिससे कि बॉडी को हील करने का मौका मिले, और डेली तो एक्सरसाइज करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों से कि डॉक्टर कुणाल ने आज हमें जितने भी सुझाव दिए आप उस पर अमल करके अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत और सजग रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर कुणाल, आप अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने कान, गले एवं मुंह के कैंसर के बारे में जाना, साथ ही साथ इसके कारण और निदान पर भी चर्चा की। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहें डीडी बिहार। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। समय और स्वास्थ्य दोनों ही अनमोल संपत्ति है जिनकी वैल्यू हम तब समझते हैं जब वे हमारे पास नहीं रहते। नमस्कार। दूरदर्शन बिहार के इस कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में मैं कृति आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। लोग अपने समय जीवन के भाग दौड़ में खर्च कर देते हैं भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए, लेकिन जब उन्हें उस भाग दौड़ के फायदे मिलते दिखते हैं तब तक वे अपना बहुमूल्य स्वास्थ्य खो चुके होते हैं, क्योंकि उस भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए वे अपने स्वास्थ्य को अनदेखा कर देते हैं, जो कई बार जानलेवा भी साबित होते हैं। उनमें से एक है कैंसर। आज के हमारे इस कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में हम बात करेंगे कान, नाक, गले एवं मुंह के कैंसर के बारे में। साथ ही साथ इसके कारण और निदान पर भी चर्चा करेंगे, जिसके लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं महावीर कैंसर हॉस्पिटल से कान, नाक, गले एवं मुंह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल रंजन। वेलकम टू आवर प्रोग्राम सर। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि कैंसर क्या है, क्योंकि जब हम कैंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले डर की फीलिंग हमारे ऊपर आती है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि हम कैंसर को एक सरल भाषा में यदि इसको हम परिभाषित करें या इसका डेफिनेशन देखें तो जो कैंसर एक रोग है जिसमें कि शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो अपने स्वाभाविक रूप से ना ग्रो करके एबनॉर्मल उनका ग्रोथ होता है, मीन्स मात्रा से यदि ज़्यादा उनमें विकास हो जाता है। चूँकि हमारे शरीर में एक मैकेनिज़्म है जो कि सेल के ग्रोथ को कंट्रोल करके रखता है। यदि वो कंट्रोल उनके ऊपर से उठ जाए तो जो शरीर के सेल्स या शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो ग्रो करने लग जाती हैं, और जिसके कारण कि बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं, जिसके कारण कि वो जो शरीर के विभिन्न भाग होते हैं उनको डैमेज करते हैं और वो जाकर के दूसरी जगहों पर भी उनमें फैलने की एक क्षमता रहती है। तो इस पूरे प्रोसेस को ही हम कैंसर कहा जाता है। तो सर, एक पर्टिकुलर हमें बताएं कि कैंसर का डेवलपमेंट बॉडी में कैसे होता है? देखिए, यदि कैंसर के डेवलपमेंट को देखा जाए तो इनके जो मुख्य दो कारण होते हैं। जो पहला कारण होता है वो होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और दूसरा जो है उसके लिए जेनेटिक रीजन्स होते हैं। तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसमें आ गए जो हमारे जो डेली का जो हमारा रूटीन जो एक जीवन शैली है उसमें यदि कुछ चेंज आए, जैसे कुछ मीन्स कैंसर
को काउच करने वाले जैसे कुछ केमिकल्स हो गए या फिर जो पदार्थ हो गए जिनका हम यदि सेवन करते हैं, जिनके कारण कि शरीर पे एक दुष्प्रभाव होता है। और उसके साथ साथ जो जेनेटिक जिनको कि हम बोलते हैं जेनेटिक जीन्स, जो जीन्स में यदि किसी तरह का म्यूटेशन हो जाए तो इन दोनों के एक मिलावट से ही या जो इनके एक सहयोग से ही एक कैंसर एक प्रोसेस पूरा डेवलप आता है। सर, इसके इलाज के बारे में बताएं कि कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि हम हेड एंड नेक के कैंसर्स को देखें तो इलाज से पहले मैं जो इनके जो एक मुख्य लक्षण होते हैं पहले मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। जी। तो जहाँ तक हमको ये पता है कि भारतीय उपमहाद्वीप जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जिनमें कि हमारा भारतवर्ष, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पे हेड एंड नेक कैंसर्स बहुत ही कॉमन कैंसर्स हैं। और उन हेड एंड नेक कैंसर्स में भी सबसे कॉमन एक मुंह का कैंसर होता है। तो मुंह के कैंसर्स के जो लक्षण होते हैं उसमें से एक सबसे पहले हुआ कोई भी जैसे मुंह में कुछ एक घाव हो रखा है तो उस घाव का समय के साथ ना बढ़ना, 2-3 हफ्ता बीत गया हो और वो ठीक ना हो रहा हो, मुंह से रक्त का स्राव हो रहा हो जिसको ब्लीडिंग कहते हैं, जैसे कोई टूथब्रश कर रहा है या दांतों की सफाई कर रहा है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होना। तीसरा कुछ अस्वाभाविक गांठ का होना गर्दन में, मुंह में कुछ एक स्वेलिंग हो जाए जो कि एबनॉर्मल हो, पहले नहीं था और अचानक से उसमें एक विकास, एक ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो रहा हो। जैसे फिर दूसरे लक्षण में हम आए तो वॉइस का चेंज होना, जो हमारी स्वर पेटिका है जिसका काम होता है कि बोलने में हेल्प करना, तो यदि उसका कैंसर है तो आदमी जो है वो उनके जो वॉइस है उसमें चेंजेस रहेंगे। इसके तरह ही जो मतलब कैंसर के लक्षण हैं वो जिस पार्ट में हेड एंड नेक को काउज हुआ है उसके आधार पे ही वो निर्धारित होंगे। सर, तो जैसे आपने बताया मुंह के कैंसर, जिसे हम ओरल कैंसर भी कह सकते हैं, तो सर इसके अर्ली सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले क्या दिख सकता है इसमें? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो माउथ कैंसर्स होते हैं, माउथ कैंसर्स में सबसे पहले होगा कि मुंह में कुछ एक तरह का घाव होना जिसको हम कॉमन भाषा में अल्सर कहते हैं। उस अल्सर का ठीक नहीं होना, वो समय के साथ बढ़ते जा रहा हो, उसमें से ब्लीडिंग होना, उसमें काफ़ी एक पीड़ा होती है, एक दर्द रहता है। जैसे हम ब्रशिंग करते हैं या कुछ वैसा कर रहे हैं तो ब्रशिंग के दौरान में वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा हो। फिर उसके साथ साथ यदि गले में किसी तरह का गांठ हो गया हो जी। तो ये सब। फिर खाने पीने में कुछ दिक्कत हो रहा है, पेशेंट जो होता है जनरली वो कंप्लेन करते हैं कि उनको पानी पीने में या खाना खाने में ये प्रॉब्लम हो रहा है, खाते समय दर्द हो रहा है, उसको खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारे बेसिक एक लक्षण होते हैं मुंह के कैंसर। इसका इलाज कैसे किया जाता है? यस, सबसे पहले तो मीन्स जब कोई भी एक मरीज हमारे पास आता है तो हम लोग सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। मतलब क्लिनिकल एग्जामिनेशन पहले हम देखते हैं, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन आता है। इंस्पेक्शन मीन्स कि पहले हम देखते हैं कि वो हेड एंड नेक के किस भाग में, सपोज मुंह का है तो मुंह के भी किस भाग में है वो कैंसर, जीभ का कैंसर हो तो होंठों का कैंसर हो, या फिर जीभ और गाल के बीच की जो जगह होती है उसका कैंसर हो, जिसको हम जिंजिबोबक्कल सल्कस रीजन कहते हैं, या फिर जिंजिबोलिंगुअल सल्कस रीजन है तो वहाँ पे कुछ एक हो रहा हो। तो हम पहले उसका एक क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं। उसके साथ साथ हम जैसे उसके तंबाकू सेवन करने का कितने दिन से ले रहे हैं वो एक हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सब सारा हम लेते हैं। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि इसके बाद हम लोग इसमें इम्पॉर्टेंट है एक बायोप्सी लेना। बायोप्सी हो गया एक प्रोसीजर है जिसके माध्यम से हम उस भाग से एक मांस का टुकड़ा लेते हैं और फिर उसको हम पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं कि जिससे कि हमें ये पता चले कि ये किस टाइप का कैंसर है, क्योंकि जो विभिन्न टाइप के जो कैंसर्स होते हैं उनका इलाज भी, उनका मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से होता है। जी। फिर जब ये हो गया तो फिर उसके बाद हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास सीटी स्कैन है, एमआरआई है, तो वो डिपेंड करता है कि किस भाग का कैंसर है। यदि जनरली मुंह के कैंसर्स के लिए हम सीटी स्कैन, यदि वो जबड़े का कैंसर है तो सीटी स्कैन प्रेफर करते हैं, जीभ का कैंसर हो तो एमआरआई करवाते हैं, जिससे कि हमें कैंसर के एक स्टेज, जिसको हम क्लिनिकल रेडियोलॉजिकल स्टेजिंग कहते हैं, उस स्टेज का हमें पता चले। फिर उस स्टेज का जब हमें एक बार पता चल जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारा एक ट्यूमर बोर्ड होता है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ना वो एक मतलब एक ग्रुप ट्रीटमेंट होता है, एक टीम एफर्ट होता है। उसमें हमारे साथ शल्य चिकित्सक, सर्जन्स रहते हैं, रेडियोथेरेपिस्ट्स होते हैं, कीमोथेरेपिस्ट्स होते हैं, तो वो ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस होता है। फिर आगे की उसकी प्लानिंग की जाती है कि वो कौन सा स्टेज है, फिर मतलब स्टेज के हिसाब से
उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। हैं। जहाँ तक आपने पूछा था कि मुंह का कैंसर, तो उसमें जो शल्य चिकित्सा को प्राथमिकता दी जाती है। सर्जरी करने के बाद हमें उसका पैथोलॉजिकल स्टेज पता चलता है। यदि बेसिकली स्टेजेस के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल, स्टेज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो सर हम बात करें लैरिंक्स कैंसर की, तो सर इसमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पेशेंट्स कैसे मुश्किलों का सामना करते हैं और आप कैसे उनका मोटिवेशन बढ़ाते हैं, उनका इलाज करते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है कि जो भी कैंसर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनका एक तो वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में ऑलरेडी रहते हैं, क्योंकि जो उनकी फैमिली है उनको ऐसा लगता है कि जीवन का एक अंत हो गया। बट आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मीन्स इसके कैंसर का इलाज बिल्कुल संभव है। लैरिंक्स, जिसको कि हम लोग स्वरपेटिका या फिर जो एक खाने की नली जो रहती है, लैरिंक्स को भी हम लोग अलग अलग पार्ट में उनका डिवीज़न किया गया है। तो जो कैंसर का जो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है उसमें होगा कि सबसे पहले जो पेशेंट होगा, मरीज होगा, वो आवाज़ चेंज होने की हिस्ट्री देगा कि जैसे पहले जो उसकी स्वाभाविक आवाज़ थी वो आवाज़ नहीं रह पाई है, उसमें कुछ एक चेंज हो। फिर उसको खाने पीने में दिक्कत हो रहा हो, गले में एक दर्द हो। तो पहले तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री के बाद फिर हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं। तो एक टेस्ट होता है, हम उसको डीएलस्कोपी एग्जामिन करते हैं, जिसका कि डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यानी हम दूरबीन डाल करके जो गले के एक्चुअली लैरिंग्स को बाहर से देखना उतना संभव नहीं है। तो हम एक दूरबीन डाल करके अंदर में देखते हैं। यदि हमें कुछ ऐसा मांस या ऐसा कुछ अल्सरेशन, ऐसा अस्वाभाविक कुछ ऐसा ग्रोथ लगा, तो उससे हम लोग पहले एक बायोप्सी ले लेते हैं। उसके साथ साथ फिर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हुआ, सीटी स्कैन हमने कराया, फिर इसके अकॉर्डिंगली उसकी स्टेजिंग की जाती है। तो आजकल के समय में जो हमारी पहली प्राथमिकता रहती है वो होती है कि वॉइस प्रिजर्वेशन, कि हम लोग पेशेंट की जो आवाज़ है उसको बचाएं और उसके साथ साथ हम उसका ट्रीटमेंट भी करें। तो इस क्षेत्र में रेडियोथेरेपी का बहुत बड़ा एक योगदान है। रेडियोथेरेपी, जिसको कि हम सामान्य भाषा में सेक कहते हैं, कि जैसे कि एक सेक ली जाती है और सेक के माध्यम से, कीमोथेरेपी के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। वही यदि चौथी स्टेज रहे जिसमें हमें लगे कि लैरिंजियल कार्टिलेज इन्वॉल्वमेंट है या सेक का उतना अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा, तो हम उसमें पहले सर्जरी करते हैं और फिर बाद में सेक दी जाती है। तो सर इसमें किसी पर्टिकुलर एज का मतलब कनेक्शन है कि इस एज वालों को ही इतना मतलब कैंसर होने के चांसेस हैं या? बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक कैंसर का सवाल है, तो हेड एंड नेक कैंसर्स, तो वो देखा गया है कि जनरली 40 से 50 साल की उम्र के बाद ही वो डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जो इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि टोबैको हो गया या फिर बीड़ी स्मोकिंग हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, तो उसके जो उसका प्रभाव होता है तुरंत एक दिन में नहीं आता। वो धीरे धीरे जब बहुत लंबे समय तक लोग यूज करते रहते हैं तो वो डेवलप होता है। बट कुछ कैंसर्स ऐसे भी हैं जो कि पेडियाट्रिक एज ग्रुप में, जिनका कि बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, यानी वो एक लगा लीजिए 15 से 20 साल की उम्र में, फिर एक 50 से 60 साल की उम्र में जिनका कि डेवलपमेंट होता है। तो एज तो ऑफ कोर्स है ही, एक बहुत ही ज़्यादा यंग एज और ओल्ड एज, ये दोनों जो होते हैं एक मतलब उनका एक प्रिडिस्पोज्ड रहते हैं। और ऐसा देखा गया है कि यदि कैंसर यंग एज में हो तो वो जो कैंसर का स्वरूप होता है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, कैंसर जल्दी से डेवलप करता है। उसी तरीके से यदि ओल्ड एज में भी हो तो सेम जो उनका स्प्रेड होने का जो रहता है वो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा रहता है। तो सर जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो यंग एज कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना आसान है या ओल्ड एज, रिकवरी किस में ज़्यादा चांसेस रहते हैं? यस, एक अच्छा प्रश्न आपने किया है। जो रिकवरी या फिर जहाँ तक उनके इलाज के मतलब आसान या जो हमें मुश्किलात आता है उस पर डिपेंड ज़्यादा नहीं करता है कि वो किस एज का है या क्या है। यदि उसका स्टेज रहे, जब वो पहला स्टेज या दूसरा स्टेज का नहीं, जो प्रारंभिक स्टेज का जो कैंसर है, यदि वो वैसा है तो उसका इलाज और जो थोड़ा आसान होता है उसमें जनरली सिंगल मोडेलिटी ट्रीटमेंट दी जाती है। और हमारा ये रहता है कि यंग एज में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एग्रेसिव रहते हैं काफ़ी कैंसर्स, तो उसको हम एग्रेसिवली ही थोड़ा ट्रीट करना होता है। उसी तरह यदि किसी पेशेंट की उम्र ज़्यादा होती है तो उसमें हमें इलाज के लिए काफ़ी मुश्किलातों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हम जैसे किसी की यदि 70 साल है या 80 साल से ऊपर है तो उनकी जनरल कंडीशन कैसी है, क्योंकि यदि वो सर्जरी के लायक हैं ही क्या नहीं है, वो सिकाई के लायक हैं या नहीं है, या फिर कीमोथेरेपी दिया जा सकता है कि नहीं। तो एक ये हर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे की ट्रीटमेंट प्लानिंग वो की जाती है।
तो यदि मैं सामान्य और एक सारांश बताऊं तो एज वैसा एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, ऐसा देखा जाए। यदि पेशेंट की जनरल कंडीशन अच्छी है, वो पूरी तरह से फिट है, उसके बॉडी के सारा पैरामीटर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, तो मतलब हमें फिर ट्रीटमेंट में सुविधा होती नहीं बहुत ज़्यादा नहीं है उतना इम्पोर्टेंट फैक्टर। बस ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बताया कि यंग एजेस में कैंसर्स जो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, यदि पेशेंट फिट हो या सही हो तो उसका अच्छे से इलाज संभव है। यदि किसी भी सपोज मिडिल एज का ही रहे बट उसकी जनरल कंडीशन अच्छी नहीं है, बॉडी के बाकी पैरामीटर्स, किडनी फंक्शन टेस्ट या लिवर फंक्शन टेस्ट या जनरल कंडीशन जो बाकी सिस्टम्स हैं अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो डॉक्टर कुणाल, हमने बात की ओरल कैंसर एंड लैरिंक्स कैंसर के बारे में। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी थायराइड कैंसर के बारे में। देखिए यस, थायराइड कैंसर एक बहुत ही कॉमन अनडायग्नोस्ड कैंसर है। अनडायग्नोस्ड मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि जो इसका प्रेवलेंस है वो धीरे धीरे अभी बढ़ता जा रहा है, हमें वो मिल रहा है। और ऐसा देखा गया कि हमारे भारतवर्ष में एक थायराइड बेल्ट है जो कि आपका केरल, गोवा, महाराष्ट्र, इन सब रीजन में, वहाँ पे इसकी संख्या ज़्यादा पाई गई है। थायराइड कैंसर जो भी हमारा मतलब थायराइड तो एक ग्रंथि आपको पता है जिसका काम होता है नॉर्मल कि थायराइड हार्मोन को बनाना, और जब उसमें असामान्य ग्रोथ हो जाए तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक को हम कहते हैं घेंगा, जो कि कैंसरस नहीं है, वो नॉन कैंसरस ग्रोथ है, थिगॉइटर जिसको बोलते हैं। बट यदि लंबे समय तक वो रहे वो घेंगा, यदि उसका इलाज नहीं किया जाए तो उसमें कैंसर में बदलने का एक चांस रहता है। ऐसा नहीं है कि सारा घेंगा या जो भी थिगॉइटर्स हैं वो कैंसर में बदलेंगे, कुछ के चांसेस रहते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा रहते हैं। फीमेल्स में पाया गया है कि वो ज़्यादा है। तो आजकल हमारे पास इसके इंसिडेंस भी धीरे धीरे ज़्यादा मतलब बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं इसका रीज़न बताऊंगा कि एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है, किसी ने कुछ अपना गले का सीटी स्कैन कराया, कुछ इमेजिंग हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, तो उसमें हमें एक लीजन मिल गया, एक कुछ वैसा सस्पिशन मिल गया। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो थायराइड की जो कैंसर होती है उसकी प्रोग्नोसिस काफ़ी ही अच्छी होती है। यदि उसका समय से इलाज किया जाए तो ये बिल्कुल तरीके से ठीक हो जाता है। जी, तो सर आपने हमें तीनों कैंसर के बारे में बताया, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन इंडिया में कौन सा पाया जाता है? जो आउट ऑफ दिस 3 कैंसर्स जो सबसे कॉमन है वो है मुंह का कैंसर। मुंह में भी सबसे कॉमन मैं बताऊं तो जिंजिवोबक्कल सल्कस, जो हमारा मतलब मसूरी के आसपास का जो एरिया रहता है वो, जीभ का कैंसर एक बहुत ही कॉमन कैंसर है। और इसका रीज़न और जो मुख्य कारण है वो है तंबाकू का सेवन करना है। यहाँ पे एक लोगों की दिनचर्या में तंबाकू का सेवन एक है कि लोग खैनी को खाते हैं, चाहे वो स्मोकलेस टोबैको हो या फिर च्यूइंग टोबैको हो, जिसके कारण या अल्कोहल का सेवन करते हैं ज़्यादा मात्रा में, जिसके कारण कि ये कैंसर मतलब बहुत ही कॉमन है। जी, तो सर आपने कैंसर के इलाज में सर्जरीज़ का जिक्र किया, तो कई बार पेशेंट्स उसके लिए हामी भरते भी हैं, नहीं भी भर पाते होंगे, उनको आप कैसे मोटिवेट करते हैं इफ़ इट इज़ माइनर सर्जरी और मेजर सर्जरीज़? सर कैसे आप डील करते हैं पेशेंट्स के साथ? यस सही, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो होता है कि आपको न्यूज़ ब्रेक करना है, एक बैड न्यूज़ ब्रेक करना है कि पेशेंट को बताना यस हाँ कि वो कैंसर है, क्योंकि तो वह न्यूज़ ना केवल पेशेंट के लिए बल्कि उनके एक परिवार के लिए भी एक शॉकिंग न्यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो एक न्यूज़ ब्रेक करना अपने आप में एक कला है कि आपको कैसे बताना है कि पेशेंट एक स्ट्रेस में नहीं जाए, कि आपको मोटिवेट करना है, क्योंकि उनको लगता है कि जीवन का अंत हो गया, उनको पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे मिथक और मिथ्स इसके साथ हैं अटैच। उनको लगता है कि अब इसका कुछ इलाज नहीं है, क्यों पैसे खर्च करना है, ये करना है। तो उसके लिए मतलब हमारी एक टीम है जिस अस्पताल में मैं काम करता हूँ, जैसे वहाँ तो मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ, हमारे साथ जो हमारे जूनियर स्टाफ्स हैं तो उसको उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है कि एक अच्छे से उस पहले तो न्यूज़ को ब्रेक करें और पेशेंट को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप उनको एक आशा आपको देना होगा, क्योंकि उसके बाद ही वो ट्रीटमेंट के लिए मतलब अग्रसर होंगे। तो एक वो चीज़ हुई। दूसरी बात एक उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाती है जी। फिर उनको ये बताया जाता है कि जो इसका ट्रीटमेंट होगा वो एक लंबा चलेगा, उनको ये पेशेंटली अपना ये काम करवाना होगा, ट्रीटमेंट करवाना होगा। वो सर्दी खांसी बुखार जैसा नहीं है कि एक दिन हमने दिया ट्रीटमेंट और वो ठीक हो गई, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। फिर उसके साथ साथ जो एक फाइनेंशियल इशू भी आता है। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि महावीर कैंसर संस्थान में हमारे
कि सारे पेशेंट्स का मुफ्त इलाज ही किया जाता है, जिन जो गरीब पेशेंट्स का। ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। राइट, मुफ्त इन द सेंस कि बहुत सारे मतलब प्लान्स हैं, गवर्नमेंट प्लान्स हैं, और उनके साथ साथ जिस पेशेंट्स के पास पैसा नहीं भी है उनके लिए 15,000 उनके अकाउंट में डाल दिया जाता है कि ताकि उनका ट्रीटमेंट नहीं रुके। और ये एक पहला संस्थान है कि जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है पूरे भारतवर्ष तो में। दर्शकों, ये डॉक्टर कुणाल हमें बता रहे हैं कि आप घबराएं ना, आप हॉस्पिटल जाएं और ट्रीटमेंट कराएं वहाँ जाके, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके साथ ये भी कह देना है कि पेशेंट्स को ये भी समझाना होता है कि जो उनका एक जीवन शैली रहेगा थोड़ा उसमें तो बदलाव होगा, क्योंकि जिस अंग में कैंसर हुआ है हेड एंड नेक, तो उसको हम चाहे सर्जरी से या रेडियोथेरेपी से करें तो वो थोड़ा जो उसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग रहती है उसमें तो थोड़ी कमी आएगी, बट उसको ठीक किया जाता है चाहे वो फिजियोथेरेपी से या फिर बाद में। तो एक ओवरऑल एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है पेशेंट को। जी बिल्कुल, काउंसलिंग विलिंगनेस भी बढ़ा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। तो सर, जैसे आपने कैंसर के कुछ सिम्टम्स के बारे में हमसे डिस्कस किया हमने, तो सर पर पेशेंट्स को एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि अगर कुछ सिम्टम ऐसा है तो वो कैंसर ही है, वो किसी और बीमारी, किसी एनी अंडरलाइन डिजीज़ का दवा वो खाने लगते हैं। बिल्कुल, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। देखिए तो वो कैसे डिफरेंशिएट करें? एक बहुत ही अच्छा है एक्चुअली, जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे थी भारतवर्ष जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रीज़न है। यदि आप देखें तो हेड एंड नेक कैंसर अराउंड 30 to 35% जो है हमारे पास कैंसर लोड, उसमें हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, और उसमें भी मुंह का कैंसर सबसे कॉमन है जी। तो इसके लिए तो एक शिक्षा की है कमी। दूसरा कि लोगों में एक मिथ रहता है कि यदि हम बायोप्सी लेंगे तो वो कैंसर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, या सर्जरी हुई तो चीरा लगाने से वो जो कैंसर है शरीर के अन्य भागों में फैल जाएगा। तो ये जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। और फिर इसके लिए वही है कि पेशेंट्स की एक जागरूकता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मतलब कि उनको अपने तरफ से एक जागरूक करें। जो उनके जो मिथ्स हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सर्जरी नहीं करवा करके कुछ लोकल ट्रीटमेंट ले लिए या वैध ट्रीटमेंट ले लिया, मतलब जो कि आपका साइंटिफिक जो कि नहीं है, जिससे कि बाद में क्या पेशेंट को ही प्रॉब्लम होता है। जी तो ये सारी इशूज़ आते हैं हमारे लिए। तो कैंसर अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर आज भी कितने लोगों की मौत होती है कैंसर के कारण, तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, हम ये कारण मान सकते हैं। बिल्कुल, मैं जैसे आप लोग सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जो कैंसर है उसमें एक प्रिवेंटिव मेडिसिन या प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो हम जैसे प्रिवेंशन के भी बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं। एक होता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एक्सेट्रा। तो हम यदि एक अवेयरनेस बच्चों में स्कूल लेवल से ही लगाया जाए, यदि उनको ये बताया जाए कि कैंसर क्या है, ये कैसे फैलता है, या फिर इसके जो एटियोलॉजिकल जो इनके मुख्य कारक क्या हैं, जैसे उनको ये बताया जाए कि तंबाकू का सेवन ना करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि आजकल स्टूडेंट्स में, कॉलेज के स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में ये तंबाकू का सेवन ये बहुत ही कॉमन हो गया, सिगरेट पीते हैं, ये करते हैं। तो उसके लिए उनको एक डिस्करेज किया जाए। एक मास मीडिया कम्युनिकेशन का भी रोल है। एक टीवी पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, या फिर एक न्यूज़पेपर में ऐसा है, फिर या तो उनके पाठ्यक्रम में भी इस बात की चर्चा की जाए कि मतलब उनको ये पता रहे कि सो डैट हम मतलब इसको रोक सके। साथ साथ जो इस तरह के जो तंबाकू के पदार्थ होते हैं जो उसका एडवर्टाइजमेंट ना हो, सरकार मतलब उस पर भी अपना एक कदम उठाए। और ऑलरेडी हमारे पास है ही इसके लिए एक कोटपा करके एक रूल है जो 2003 में पार्लियामेंट में पास हुआ था, जिसको हम कहते हैं सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रिवेंशन एक्ट करके है, जिसके हिसाब से कि आप शैक्षणिक संस्थान, हॉस्पिटल, उस सब में आप तंबाकू का सेवन नहीं कर सकते हैं। आप 100 यार्ड के क्षेत्र में इस तरह की दुकान नहीं लगाया जा सकता है। साथ साथ जो आप सिगरेट के पैकेट्स, उसमें आपको एक पिक्टोरियल वार्निंग देनी होगी कि जैसे उसमें एक मुंह का फ़ोटो या जिस अंग को वो करता है वो आपको डिनोट करना होगा। इसके साथ जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं उस पर फिर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो सर जैसे आपने टोबैको और सिगरेट इन सब की बात की, सर इसके अलावा कोई और कारण है कैंसर होने के? राइट, देखिए ये तो मैंने बताया कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तो सिगरेट, टोबैको, ये जो टोबैको होता है इसमें अराउंड 100 से ऊपर कार्सिनोजेंस होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका PA जिसको हम पैरा अमाइनो हाइड्रोकार्बन्स हो गया, या फिर आपका बेंजोपायरिन्स हो गया, तो इनका पाया जाता है। इसके अलावा कुछ हैवी मेटल्स हैं, जैसे आपका निकल, मरकरी,
कैडमियम, Yeah. आर्सेनिक, जिनके कारण भी कैंसर होता है। उसके साथ जो हमारा खाद्य की शैली है, जैसे कि लोग फ्राइड फूड या स्मोक्ड फूड खाते हैं। स्मोक्ड फूड में ऐसा देखा गया है कि जो प्रोटीन होता है, मतलब उसमें वो प्रोसेसिंग के बाद नाइट्रोजामिन्स की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। तो ये सब सारे कार्सिनोजेंस हैं, इनके कारण भी ये कैंसर होता है। और ना केवल तंबाकू, फिर मद्य हो गया जिसको हम अल्कोहल कहते हैं, वो नॉट केवल कैंसर काउज करता है बट एक एज अ बोलूँ क्या, एक सुपरलेटिव फैक्टर की तरह काम करता है। मतलब टोबैको के इफ़ेक्ट को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो जिसके कारण कि जो भी टोबैको में जो कार्सिनोजेंस हैं उसको घुलने में करता है मदद, और उसके साथ साथ जो कैंसर का जो मतलब जो उसका जो कॉजेटिव एक पावर है उसको बढ़ा देता है। तो हमें पता चला कि टोबैको और सिगरेट के अलावा भी हमें कुछ और फूड डाइट्स और कुछ और सामग्री से कुछ खास बचाव करना चाहिए ताकि हम कैंसर से बच सकें। तो सर, लाइफस्टाइल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो इम्पैक्टफुल है कैंसर को एनकरेज करने में? यस, लाइफस्टाइल तो जैसे आपने बताया था, हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया कि आप इन सब चीज़ों का एक सेवन नहीं कर रहे हैं। एक होता है कि आप एक रेगुलर एक्सरसाइज करें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि ये क्या होता है ना कि एक कैंसर को रोकने के लिए शरीर की भी अपनी एक प्रतिरोधक एक पावर होता है जिसको हम मतलब इम्यूनिटी बोलते हैं। तो एक कैंसर इम्यूनिटी भी होती है जिसका कि काम है कि जो कैंसर सेल्स हैं उनको कंट्रोल करना। तो उसके लिए है कि एक अच्छा आप खान पान करें, इस समय पर खाएँ थे, आप फल फूल हरी साग सब्जी का सेवन करें, ज़्यादा तले भुने पदार्थों का उपयोग ना करें, प्रोसेस्ड फूड का आप कम उपयोग करें। उसके साथ साथ जो स्मोक्ड फूड होते हैं जिसमें कि नाइट्रोजामिन्स होता है, आप उसका उपयोग ना करें। आप रेगुलर एक्सरसाइज आप करें, उसके साथ साथ एक समय पर सोया करें, एक आप अच्छी नींद लें जिससे कि बॉडी को हील करने का मौका मिले, और डेली तो एक्सरसाइज करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों से कि डॉक्टर कुणाल ने आज हमें जितने भी सुझाव दिए आप उस पर अमल करके अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत और सजग रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर कुणाल, आप अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने कान, गले एवं मुंह के कैंसर के बारे में जाना, साथ ही साथ इसके कारण और निदान पर भी चर्चा की। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहें DD बिहार। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।